आपने देखा होगा हर प्राइवेट जो टीचर होता है उसका बच्चा उसी के स्कूल में उसी के साथ जाता है पढ़ने, लेकिन कोई भी सरकारी टीचर आपने नहीं देखा होगा जिसका बच्चा उसके साथ उसी के स्कूल में पढ़ने जा रहा हो। कि सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं कि सरकारी शिक्षक जो हैं वो काफ़ी निकम्मे हैं, का अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, ना ही करना चाहते हैं, तो इस सवाल को आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन ये धारणा इसलिए ही बनी है क्योंकि उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं और प्राथमिक विद्यालय कहीं ना कहीं लोगों के लिए सिर्फ धन कमाने का साधन बने हुए हैं। बस उन्हें लगता है कि मेरी तनख्वाह यहाँ से आ जाए, फिर अपने बच्चे को भी वहाँ नहीं पढ़ाते, जिस पे हम आगे भी बात करेंगे। अगर एक नियम बन जाए कि हर सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी जो भी नेता हैं वो सब अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। ये उनका आधार है, सरकारी कर्मचारी ही प्राइवेट स्कूल को फ्यूल कर रहे हैं, ये उनका ईंधन बने हुए हैं और ये यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं। भाई अगर तुम्हें प्राइवेट पे इतना भरोसा है तुम यहाँ से इस्तीफा दो, प्राइवेट में काम करो। बिस्किट कंपनियां टैक्स नहीं देती है, एक भिखारी जो भीख मांगकर 1-1 रुपए का टैक्स देता है वो भीख मांग के टैक्स पे करता है। तो ये सबसे बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी टैक्स देते हैं। पेंशन तो जब शिक्षक को ही क्यों मिलनी चाहिए, पेंशन तो रिक्शे वाले को ही मिलनी चाहिए 60 साल के बाद। रिक्शे वाला क्या इस देश के विकास में योगदान नहीं दे रहा, क्या किसान नहीं दे रहा? साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। साथियों इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं डिजिटल हाजिरी को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी एक फैसला आया है कि जो भी शिक्षक हैं वह डिजिटल हाजिरी लगाएंगे स्कूलों में जाकर। और आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडस न्यूज़ टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष साग जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर अभी यूपी सरकार का एक फैसला आया था कि डिजिटल हाजिरी स्कूलों में लगेगी शिक्षकों की, और लगातार शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं, और जो यूपी सरकार है वो इस फैसले से पीछे नहीं हट रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है, क्या कैसे देख रहे हैं आप यूपी सरकार के इस फैसले को? देखिए, शिक्षा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षा एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पोषण जैसे महत्वपूर्ण होता है, खाना जैसे महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह शिक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि देश के निर्माण में या भविष्य के निर्माण में, किसी परिवार के भविष्य के निर्माण में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं ये इशू जो है शिक्षा का है और प्राथमिक शिक्षा का ये इशू है। तो सरकार जो बात कर रही है डिजिटल अटेंडेंस होनी चाहिए, ये डिजिटल अटेंडेंस का मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि डिजिटल अटेंडेंस होगी तो डिजिटल अटेंडेंस की मशीन कहाँ रहेगी? क्या वो मशीन जुड़ी रहेगी, वाईफाई से जुड़ी होगी, स्कूल में लगेगी, या प्रिंसिपल के पास रहेगी, या एक अधिकारी पूरे ब्लॉक में मशीन लेकर रोज़ घूमेगा? तो इसमें अभी बहुत सारे तकनीकी बिंदु हो सकते हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिजिटल अटेंडेंस में कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर शिक्षकों को समय से स्कूल जाना ही है तो डिजिटल अटेंडेंस में उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? अब जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, तो शिक्षक विरोध क्यों कर रहे हैं ये मेरी पूरी तरह से समझ से परे है। हो सकता है उनका ये विषय हो कि शिक्षक जो हैं खासकर गाँव में तैनात होते हैं और शहरों में रहते हैं, अर्थात रोज वो 60-70 किलोमीटर जाएंगे, फिर 60-70 किलोमीटर आएंगे, दिन भर वो भागने में ही लगे रहते हैं। मतलब वो एक उनकी रैट रेस बन गई है, चूहा दौड़ बन गई है। वो सिर्फ भागते हैं, ना उनका पढ़ाई पे ध्यान लगा पाते हैं, ना किसी पर ध्यान लगा पाते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें वो समय से ना पहुँचते हैं, ज़्यादातर शिक्षक समय से नहीं पहुँचते हैं क्योंकि वो शहर से जाते हैं, 100 किलोमीटर जाते हैं पढ़ाने, 60 किलोमीटर जाते हैं, 50 किलोमीटर जाते हैं। तो 50 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप कभी समय से पहुंचेंगे और कभी समय से भी पहुंच जाएंगे, कभी नहीं भी पहुंचेंगे। तो शिक्षकों को ये समस्या हो सकती है, उन्हें लग रहा है कि हम तो शहर में रह रहे हैं और हम शहर में रह रहे हैं और गाँव कैसे जाएंगे। दूसरा ये विषय हो सकता है कि डिजिटल अटेंडेंस से क्या होगा। डिजिटल अटेंडेंस से उन्हें रोज़ समय पे पहुंचना पड़ेगा, अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो कई बार शिक्षक क्या करते हैं कि प्रिंसिपल, अगर कोई अधिकारी नहीं आया तो पहले अटेंडेंस नहीं लगती, दूसरे दिन उसे लगा लिया जाता है। लेकिन अगर डिजिटल अटेंडेंस होगी तो अगर आप गैर हाजिर हो गए तो हो गए, फिर आपकी जो सैलरी है वो कट जाएगी। तो वो सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग कभी कभी छुट्टी मार लेते हैं बिना वैसे ही रजिस्टर में बिना चढ़ाई, तो अगर डिजिटल अटेंडेंस होगी तो समस्या होगी। तो डिजिटल अटेंडेंस मुझे कोई समस्या नहीं लगती है, इसमें से कोई किसी भी शिक्षक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, सरकार के लिए एक समस्या जरूर है कि सरकार कैसे इसे लागू करेगी, क्या तकनीकी बिंदु होंगे, स्कूल में मशीन लगेगी, या अगर
ऐसा है कि स्कूल में लगेगी तो शिक्षक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो कहें कि ब्लॉक में पहले आपको अटेंडेंस लगा के जाना है, ऐसा है। तो क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी वो अभी तक मुझे पता नहीं है। अगर उसकी प्रक्रिया हमारे सामने आती है तो हम उस पर और अधिक टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी भी शिक्षक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप रोज़ पढ़ाने जा रहे हैं। और अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर पे लगे या डिजिटल लगे, आपको क्या दिक्कत है? जी, समय पर अगर पहुंचना ही है जब आप समय पे पहुंच ही रहे हो। अगर आपको दिक्कत है तो आप समय पे नहीं पहुंचना चाहते। जी जी सर, एक और सवाल था कि सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं कि सरकारी शिक्षक जो हैं वो काफ़ी निकम्मे हैं, का अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, ना ही करना चाहते हैं। तो इस सवाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सोशल मीडिया पे तो चर्चा है ही, लेकिन आम लोग यही सोचते हैं। आम लोगों की जो धारणा है भारत में, वो सरकारी जो प्राइमरी शिक्षक है उसको लेकर बहुत अच्छी नहीं है। और प्राइमरी शिक्षक भी उसे जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग जो उसे दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं उसका भावनात्मक जुड़ाव जो आज स्टूडेंट्स हैं उनसे नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए नौकरी कर रहा है कि उसे नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। सोशल मीडिया पर ही मेरी किसी महिला ने मुझे कमेंट किया था कि हाँ, मैं पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रही हूँ। तो पैसे तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन नौकरी आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप शिक्षा विभाग में हैं तो आप जो नौकरी कर रहे हैं वो भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। जो एक शिक्षक है उसका दायित्व तो पैसे कमाने के लिए अगर कोई नौकरी कर रहा है तो सरकार को पहले ही उसे आइडेंटिफाई करके उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि पैसे आपको मिल रहे हैं लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं भारत के भविष्य के निर्माण के लिए। जिस प्राथमिक शिक्षा का आप हिस्सा है, और प्राथमिक शिक्षा भारत के भविष्य की आधारशिला है। और अगर आप ये सोचकर नौकरी कर रहे हैं कि नहीं, मैं पैसे के लिए नौकरी कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नौकरी कर रहा हूँ, बस मेरा उतना मुझे काम करना है कि मुझे पैसा मिल जाए, तो जब आप पैसे के लिए नौकरी करेंगे तो आपकी वही सोच होगी कि बस जाना है, अपना गतिविधियां पूरी करनी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और आप आ जाते हैं। आपको कोई मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आपको कोई मतलब नहीं कि आपका एक भी बच्चा कहीं सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, आपका एक भी बच्चा अच्छी जगह गया नहीं गया। कई बार ऐसा देखा होगा अपने स्कूलों में कि ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता। अधिकतर स्कूलों में ऐसा है कि पढ़ना भी नहीं आता, और पढ़ना भी नहीं आता। और कई बार शिक्षक कहते हैं कि हमें मिड डे मील बनाना पड़ रहा है, तो मिड डे मील तो जो हेड मास्टर होता है उसे बनाना होता है, असिस्टेंट टीचर्स को बनाना नहीं होता है। तो असिस्टेंट टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बाकी कई बार कहते हैं कि हम BLO भी हैं, हम जनगणना भी कर रहे हैं, तो जनगणना 10 साल में होती है, आप हमेशा तो जनगणना नहीं कर रहे हैं। आप VLO हैं, VLO में चुनाव तो 5 साल में होता है, और चुनाव का आपको अतिरिक्त पैसा भी मिलता है, VLO का भी आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है। तो जितने ये लोग 1000 तर्क देते हैं, लेकिन अगर इनकी ड्यूटी 6, 7, 8 घंटे की है, अगर ये 2 घंटे भी ढंग से पढ़ा दें तो इनके कुछ बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। और गांव में ऐसे बच्चे हैं, चूंकि वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनका वहाँ कोई ध्यान नहीं है। और ऐसे लोग जो गरीब परिवार से भी आए हैं और आज शिक्षक बन गए, वो भी उसी मेंटलिटी के होते जा रहे हैं, उसी पूंजीवादी मेंटलिटी के होते जा रहे हैं। अब उन्हें कोई मतलब नहीं कि दूसरे का बच्चा पढ़े ना पढ़े। कई ऐसे लोग आपने शहरों में देखे होंगे जो डॉक्टर बन गए, गरीब परिवारों से आए, OBC SC ST से हैं, और गरीब परिवारों से आए, आरक्षण की वजह से, सरकारी सहायता की वजह से, स्कॉलरशिप की वजह से डॉक्टर बने, लेकिन आज उनका गांव से कोई लगाव नहीं है। शहर में रह रहे हैं और पूरी तरह से पैसे में डूबे हुए हैं, इतना पैसा ले रहे हैं और पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं, गांव वाले की ज़मीन बिकवा दे रहे हैं। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की हो चुकी है। और सरकारी टीचर, बहुत सारे टीचर अच्छे भी हैं, आज जो युवा पीढ़ी आई है वो अच्छे हैं, लेकिन आम लोगों की जो धारणा है कि सरकारी टीचर काम नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं सही साबित होती है। क्योंकि आउटपुट क्या है, सरकारी जो स्कूल है उनमें से बच्चे क्या अच्छे निकल रहे हैं पढ़ के? नहीं निकल रहे हैं, निकल पा रहे हैं। तो जब आपका आउटपुट ही नहीं है तो इसका मतलब जो धारणा बनी है सही बनी है। या तो आप आउटपुट दें, हमेशा रिजल्ट को देख के ही तो आकलन होता है कि कोई भी चीज़ कैसा काम कर रही है, आप कैसा काम कर रहे हैं, मैं कैसा काम कर रहा हूँ। ये हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो सर हैं, वो हमारा रिजल्ट देखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो हमें गाइड करते हैं, हमें डांट भी सकते हैं, वो कहाँ कमियाँ हैं वो हमें बताते भी हैं, और फिर वो हमारा फिर दोबारा रिजल्ट देखते हैं। तो हमारे रिजल्ट से ही तो हमारी जो काम है उसका आकलन होता है। तो यहाँ पर शिक्षक अगर अच्छा काम कर रहे होते तो प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा है उसमें स्थिति अच्छी होती, स्थिति खराब है, इसका मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की धारणा है, जैसे आपने बताया था कि वो निकम्मे हैं, काम नहीं करना चाहते, तो ये धारणा बनी कैसे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये धारणा सही है, लेकिन ये धारणा इसलिए बनी है क्योंकि उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं। और प्राथमिक विद्यालय कहीं ना कहीं
लोगों के लिए सिर्फ धन कमाने का साधन बने हुए हैं। बस उन्हें लगता है कि मेरी तनख्वाह यहाँ से आ जाए, फिर अपने बच्चे को भी वहाँ नहीं पढ़ाते, जिस पे हम आगे भी बात करेंगे। सर एक सवाल और उठता है इस विषय के बारे में, काफ़ी समय से आपके बारे में मैंने बातें भी करते हुए देखा है और सुना भी है लोगों से कि सरकारी जो अध्यापक हैं उनके ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या ऐसा कानून कोई होना चाहिए कि जो ज़्यादातर सरकारी विभाग हैं, अध्यापकों को छोड़कर अन्य भी, क्या उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना चाहिए उन लोगों को? इस पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया और इसे मैं सोशल मीडिया पे अक्सर लिखता रहता हूँ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में वो तभी सुधार होगा जब सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, या जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या जो खुद जो वहाँ पर टीचर है, उसके बच्चे तो कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़े। जब सरकारी व्यवस्था से जो तनख्वाह ले रहा है, एक डीएम है वो 1.5-2 लाख की तनख्वाह ले रहा है, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो भी 1.5-2 लाख 1 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, शिक्षक जो 50,000 ले रहा है, और आप जो काम कर रहे हैं, आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन आप अपने स्कूल में अपने बच्चों को ही नहीं भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सरकारी व्यवस्था में छेद कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जानबूझ के कर रहे हैं ना, एक ऐसा प्राइवेट शिक्षक जो 10,000 रुपये लेता है स्कूल से और पढ़ाता है अपने स्कूल में जाके, वो अपने बच्चे को अपने स्कूल में ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि उसे भरोसा है कि वो पढ़ा रहा है, उसके साथ दूसरे शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा हर प्राइवेट जो टीचर होता है उसका बच्चा उसी के स्कूल में उसी के साथ जाता है पढ़ने। लेकिन कोई भी सरकारी टीचर आपने नहीं देखा होगा जिसका बच्चा उसके साथ उसी के स्कूल में पढ़ने जा रहा हो। करेक्ट। तो जब आपके बच्चे ही आपके स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ वहां से तनख्वाह ले रहे हैं। और जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिल रही है उससे ही चल रहे हैं। अगर एक नियम बन जाए कि हर सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी जो भी नेता हैं वो सब अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। ये उनका आधार है, सरकारी कर्मचारी ही प्राइवेट स्कूल को फ्यूल कर रहे हैं, ये उनका ईंधन बने हुए हैं और ये यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं। भाई अगर तुम्हें प्राइवेट पे इतना भरोसा है तुम यहाँ से इस्तीफा दो, प्राइवेट में ही काम करो। अगर तुम्हें प्राइवेट सरकारी विभाग में रहना है तो एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि सरकारी विभाग के जो भी लोग हैं उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना हो, क्योंकि 1990 से पहले सरकारी स्कूल ही होते थे। और सरकारी स्कूल उस समय आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों से ही डीएम निकलते थे, अधिकारी निकलते थे, सरकारी स्कूलों से ही सारे लोग निकलते थे। लेकिन 90 के बाद जिस तरह से सरकारी व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया गया इन लोगों के द्वारा, ये उसमें जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं उसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल खोले। अब इनका कोई लगाव नहीं है सरकारी स्कूलों से, चूँकि वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पिछड़े दलित आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। और पिछड़े दलित आदिवासियों के बच्चों को अगर वो पढ़ाएंगे तो वो अपने अधिकारों के बारे में जान जाएंगे। और अगर वहाँ पर पिछड़े दलित आदिवासी लोग भी जो वहाँ पढ़ा रहे हैं वो लोग भी आज उसी इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, जो नहीं चाहते कि गाँव से दूसरा व्यक्ति पढ़ के आए। तो सबसे पहले ये नियम बनना चाहिए कि हर सरकारी स्कूल का जो भी टीचर है, जो भी सरकारी विभाग का अधिकारी है, जो भी सरकारी बड़ा अधिकारी है, जो भी नेता पावर में है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। और अगर ऐसा हो जाएगा तो सरकारी स्कूल सुधर जाएंगे, वहाँ पर पंखा भी आ जाएगा, वहाँ पर बिल्डिंग भी बन जाएगी, वहाँ पे कमरे भी बन जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ बन जाएगा। और यही अधिकारी रोज वहाँ जाएंगे क्योंकि इन्हें पता होगा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो ये बर्बाद हो जाएगा। टीचर को भी रोज पढ़ाएगा, उस 10 काम करेगा और उसके बावजूद पढ़ाएगा, क्योंकि उसे पता है मेरा बच्चा भी इसी क्लास में बैठा है। जब उसे लगता है कि मेरा बच्चा, मेरी फैमिली का तो कोई यहाँ बैठा ही नहीं है, उसका क्या लगाव होगा? ना तो उनका देश से लगाव है, कोई देश की जो बहुसंख्यक जनता है उनसे उनका कोई लगाव नहीं है। सर वो सिर्फ आपका मानना यही है कि वो पैसे के लिए जा रहे हैं, पैसे डेफिनेटली सैलरी के लिए जा रहे हैं, सैलरी के लिए जा रहे हैं, उन्हें कोई भरोसा नहीं है अपनी ही व्यवस्था पे जिसके प्रति वो काम कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें उन्हें सुधार करने की, जिसमें उन्हें अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। उनका उद्देश्य ही नहीं है उसे अच्छे से चलाना, उनका उद्देश्य सिर्फ सरकारी व्यवस्था का दोहन करके, शोषण करके, जो भी लोग टैक्स पेयर हैं। कई बार ये लोग कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो टैक्स दे रही हैं, कोई भी बड़ी कंपनी टैक्स नहीं देती, टैक्स आम आदमी देता है। एक भिखारी भी जब एक छोटा सा खाने का पैकेट खरीदता है ना, बिस्किट खरीदता है, तो अपना टैक्स खुद देता है। बिस्किट कंपनियां टैक्स नहीं देती है। एक भिखारी जो भीख मांगकर 1-1 रुपए का टैक्स देता है, वो भीख मांग के टैक्स पे करता है। तो ये सबसे बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी टैक्स देते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है इस देश का गरीब वंचित वर्ग देता है, जो छोटी छोटी चीज़ें खरीदता है। एक शैम्पू खरीदता है ना कोई,
तो उसका टैक्स देता है, और उस टैक्स पेयर के पैसे से शिक्षक की और डीएम की, अधिकारी की, नेता की सैलरी जाती है। और ये लोग उन्हीं के टैक्स से, जो उनके कल्याण के लिए टैक्स है, उसका दुरुपयोग करके प्राइवेट व्यवस्था को विकसित करते हैं, उसमें महंगी शिक्षा करते हैं, और महंगी शिक्षा करके और जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो स्कूल खोलते हैं नाम के लिए, चूंकि ये कानून है राइट टू एजुकेशन, उसके तहत स्कूल खोले जाते हैं, वरना इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि गरीबों के बच्चे पढ़ें। पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का प्लान है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर ही दिया है लगभग। तो ये नियम जरूर बनना चाहिए कि हर सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी शिक्षक, सरकारी पियोन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, तभी वो इस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के बारे में सोचेगा। अन्यथा उसका कोई लगाव उस व्यवस्था से नहीं होगा, उसे सैलरी चाहिए और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा और उन्हीं गरीबों का शोषण करेगा जिसके टैक्स पे वो पल रहा है, उसके बच्चे पल रहे हैं। इतना मैं इससे भी हार्ड शब्द यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो उसी के पैसे पे पल रहे हैं। आप पूरे सरकारी विभागों से कहना चाहता हूँ, जिनके पैसों पर आप पल रहे हैं उनके साथ गलत मत कीजिए, उनके कल्याण के बारे में सोचिए, उन्हें पढ़ाइए और अपने बच्चों को भी वहीं पढ़ाइए अगर आपको अपनी व्यवस्था पर भरोसा है, अन्यथा हमें आप पर भरोसा नहीं है। सर एक मेरा और सवाल था कि कई प्राथमिक विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। हाँ। और कुछ विद्यालयों में तो एक ही एक टीचर है। हाँ है। तो सरकार या हमारे नेता, हमारी सरकार जो भी है, हाँ। तो इस व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं करना चाहते हैं? इस पर आप उसका वही कारण है, चूंकि सर प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो गया है, उन्हें तो चिंता ही नहीं है, उनका बच्चा वहाँ पढ़ नहीं रहा है, उनके परिवार का कोई नहीं पढ़ रहा, उनके खानदान का कोई नहीं पढ़ रहा, वो भ्रष्टाचार करके हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं और पूरी व्यवस्था को अपने हिसाब से चला रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, तो क्यों उन्हें चिंता होगी? क्यों वो सरकारी स्कूल में एक कमरा बनाएंगे? क्यों वो सरकारी स्कूल में टीचर अपॉइंट करेंगे? और सरकारी स्कूल में क्यों वो लोगों को, उनकी तो तनख्वाह आ रही है ना। तो सारा कारण यही है। अब अपना उनका बच्चा 15,000 रुपए वाला टीचर पढ़ा रहा है, बाकी बच्चों को जिनको 50,000 मिल रही है वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे। आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपके बच्चा वहाँ जाके प्राइवेट में पढ़ रहा है, उन्हें 15,000 वाला टीचर पढ़ा रहा है। तो सरकार क्यों चाहेगी कि गांव के स्कूल में कमरे बने? अगर सरकारी अधिकारियों बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे तो बन जाएंगे कमरे, कल ही पंखे भी लग जाएंगे, क्योंकि जिलाधिकारी जी की बेटी वहाँ बैठी होगी, बेटा वहाँ बैठा होगा, तो पंखे भी लग जाएंगे, कमरे भी बन जाएंगे, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी नहीं है हमारे शिक्षा विभाग पे, जो उद्देश्य है उसकी कमी है। कितने ही करोड़ रुपए अमीरों का जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन गांव के स्कूल में कमरे नहीं बन सकते, क्योंकि उनका कोई लगाव ही नहीं है। वहाँ गरीबों के बच्चे आ रहे हैं, उन पेरेंट्स के बच्चे वहाँ आ रहे हैं जिनका खुद अपने बच्चों को लेके अवेयरनेस नहीं है, वो खुद ही ध्यान नहीं देते हैं। पूरी व्यवस्था एक बंदरबाट, जो सरकारी पैसा है उसके बंदरबाट का एक जरिया बन चुकी है। गांव में कई ऐसी सड़कें डाल दी जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। खड़ंजे के ऊपर खड़ंजे पड़ रहे हैं, खड़ंजे के ऊपर खड़ंजे पड़ रहे हैं, स्कूल में एक कमरा नहीं बन रहा है, एक पुराने जैसा ये 20 साल से एक टीचर नहीं रखा जा रहा है। तो सब कुछ आ जाएगा, बस यही है कि सारे सरकारी अधिकारियों के बच्चे वहाँ पढ़ें, सब कुछ आ जाएगा और सरकारी स्कूल के टीचर वहाँ रहने भी लगेंगे क्योंकि उनका बच्चा पढ़े। ऐसा नियम भी बनना चाहिए कि सरकारी स्कूल का टीचर सरकारी स्कूल के 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंडर में ही रहे। तुम 100 किलोमीटर रह रहे हो तो पढ़ाई क्यों रहे हो वहाँ? तुम वहीं रहो, आराम से वहीं रहो। जो लोग 100 किलोमीटर रह रहे हैं उनसे कहो कि तुम वहीं रहो, तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, इस्तीफा दे दो, वहीं रहो आराम से। क्यों तुम वहाँ पढ़ाने जा रहे हो? जब तुम्हें नौकरी करनी है तो रहो, अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखो। आपको इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं तब क्यों इतना खुद तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो, 100 किलोमीटर दूर रह रहे हो सर। जबकि तुम पढ़ा सकते हो, वहाँ पे पढ़ा सकते हो, वहाँ काम कर सकते हो। तो इसमें यही है कि सुविधाएं इसीलिए डेवलप नहीं हो रही हैं क्योंकि उनका एम ही नहीं है सुविधाएं डेवलप करना। वहाँ पे उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनका कोई लगाव, उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। जैसे जो सरकारी योजना है ना सड़क डालने की, वो पैसा कमाने का, कमीशन खोरी का जरिया बन गई है, ऐसे ही उनके लिए सरकारी स्कूल तनख्वाह कमाने का, कमीशन खोरी करने का वही जरिया बन चुकी है। जी सर, एक और मेरा सवाल था, इस सवाल के काफ़ी मायने हैं और काफ़ी जगह पूछा भी गया है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस सवाल को? देखिए, एक तो भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, नेहरू जी भी समाजवादी सोच के थे, तो कम से कम भारत में जो 14 साल तक शिक्षा फ्री की गई ना, 14 साल तक, 8वें तक फ्री की गई, तो कम से कम 8वें तक तो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए था। जब वो फंडामेंटल राइट थी
हमारी शिक्षा जो थी हमारा एक मूल अधिकार थी हर बच्चे का, तो 14 साल तक उसे फ्री एजुकेट करना चाहिए था। लेकिन भारत में जिस तरह से आप देख रहे हैं नवोदारीकरण हुआ 1991 में और प्राइवेटाइजेशन इस तरह से हुआ कि हमारा देश जो है अमेरिका से भी बड़ा पूंजीपति बन चुका है। शिक्षा का भी प्राइवेटाइजेशन या औद्योगिकरण कर दिया गया। आज जो छोटे छोटे स्कूल हैं, बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं 5,000 10,000 रुपये महीने की फ़ीस ले रहे हैं। अरे भाई तुम स्कूल में शिक्षा देने आए हो या पैसा कमाने आए हो या बिजनेस करने आए हो? तो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बना के रख दिया है कि इतने स्कूल बन गए, इतने बन गए। अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में सीधे कई बहुत बड़े सुधार करने की ज़रूरत है। पहला सबसे बड़ा सुधार तो यही है कि मैं मानता हूँ कि इंटर तक, कम से कम पहले हाई स्कूल तक एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, फ्री शिक्षा होनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि इंटर तक, क्योंकि अमेरिका जैसा पूंजीवादी राष्ट्र जो है हाई स्कूल तक फ्री शिक्षा और इक्वल एजुकेशन देता है। उनके सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन होती है। तो भारत में इंटर तक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। टीचरों के लिए जो इंटर तक है सारे गवर्नमेंट टीचर होने चाहिए, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। टीचरों के लिए सारी जो कोचिंग्स है वो बंद होनी चाहिए और टीचर वहीं रहे, स्कूल में ही रहे। स्कूल में उसके रहने का इंतजाम करो, स्कूल के आसपास ही रहे। ऐसा नियम बनाओ 10 किलोमीटर के अंदर में रहे। जैसे एक अधिकारी होता है, जैसे एक डीएम है, डीएम का एक दायित्व है कि वो अपने ज़िले में ही रहेगा, जिसे स्टेशन कहते हैं। अगर उसे ज़िले से बाहर जाना तो वो लिख के जाता है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। एक डीएम अपने ज़िले से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो बता के जाएगा, किसी को चार्ज दे के जाएगा। लेकिन एक टीचर जो है कहीं भी घूम रहा है, 2 बज गए वो कहीं भी घूम रहा है, उसे बच्चों से मतलब ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, या कहीं से आ रहा है अपने सैलरी के लिए वो अपनी करेगा प्रदर्शन, वो अपनी पेंशन के लिए प्रदर्शन करेगा। पेंशन तो जब शिक्षक को ही क्यों मिलनी चाहिए, पेंशन तो रिक्शे वाले को ही मिलनी चाहिए 60 साल के बाद। रिक्शे वाला क्या इस देश के विकास में योगदान नहीं दे रहा? क्या किसान नहीं दे रहा? पेंशन सबको मिलनी चाहिए। और टीचर की पेंशन के भी मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक यूनिवर्सल पेंशन होनी चाहिए जो 60 साल के बाद सबको मिले। कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई देश के लिए विशेष काम नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति का देश में योगदान है। एक पत्रकार भी कर रहा है, हर कोई कर रहा है अपना योगदान। एक किसान भी कर रहा है, एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, एक जो छोटा मोटा काम कर रहा है वो भी। हर किसी का इस देश में लोहार है, कुम्हार है, सबका योगदान है। तो अगर पेंशन की व्यवस्था हो सकता है टीचर के लिए थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन होनी सबके लिए चाहिए। और अगर सच में कोई ईमानदार है तो वो पेंशन हर नागरिक के लिए मांगेगा। 60 साल के लिए सामाजिक सुरक्षा तो सबको चाहिए, क्या केवल टीचर को, सरकारी कर्मचारी उसे चाहिए सामाजिक सुरक्षा? तो ये जो पेंशन सिर्फ सरकारी कर्मचारी को चाहिए, पहले ही गलत है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं, अब क्या है, सरकारी कर्मचारी को पेंशन भी चाहिए, उसे तनख्वाह भी अच्छी चाहिए, अपने बच्चे को अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ाएगा, काम भी नहीं करेगा स्कूल के बाद कुछ, और स्कूल के बाद उसे पता नहीं है स्टेशन से कहाँ रह रहा है उसका भी नहीं पता है। लेकिन एक डीएम जो है अगर स्टेशन से बाहर जाएगा तो उसे लिख के जाना पड़ता है। तो ऐसे ही होना चाहिए कि एक टीचर अगर अपने स्कूल के 5 किलोमीटर के अंदर से बाहर जा रहा है तो लिख के जाए कि मैं यहाँ टीचर अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, कल बच्चों की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो ये थोड़े से कठोर नियम बनने चाहिए। इंटर तक एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। आज ऐसी फीस बना दी गई है कि गरीब तो अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता, सरकारी स्कूल पढ़ाते नहीं है, प्राइवेट स्कूल में वो जा नहीं सकता। जैसे आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल पढ़ाना भी चाहें तो एक ही टीचर है कई जगह। एक टीचर क्या पढ़ाएगा? एक टीचर 8 सब्जेक्ट पढ़ा लेगा क्या? 8 पीरियड होते थे ना एक स्कूल में, कि फिजिकल एजुकेशन का भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन उनके पास तो जो मेन सब्जेक्ट है उनके टीचर नहीं है, तो क्या पढ़ाएगा वो? तो कई जगह टीचर ही नहीं है। अभी तो प्राइमरी एजुकेशन को जो सरकार है, खासकर ये सरकार जो है पूंजीपति सरकार है, वो पूंजीवादी सोच रखती है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, कंपनियों को बेच रही है। तो इसका उद्देश्य है कि सब कुछ बिक जाए। उसका उद्देश्य ही नहीं है कि गरीब पढ़ें, उनका उद्देश्य अमीर पढ़ें, ऊंची जातियों के लोग पढ़ें। ओबीसी SC ST के लोग पढ़ के क्या करेंगे? अपना काम करें, बिजनेस कर अपना काम करें, जो छोटे मोटे पंचर जोड़ें। जैसे कहते हैं ना अब्दुल पंचर जोड़ेगा। तो गाँव में भी क्या है, ज़्यादातर गरीब मुसलमान, गरीब दलित और भी पिछड़े मुसलमान और पिछड़े हिंदू रहते हैं। तो क्यों जाएंगे गांव का आदमी पढ़े? शिक्षा के अभाव से दूर जानबूझकर रखना चाहते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं मुसलमानों को ये शिक्षा से दूर करना चाहते हैं, सारे लोगों को करना चाहते हैं ओबीसी SC ST के। तो ये होना चाहिए, फ्री एजुकेशन हो जाए तो समस्या ही समाप्त हो जाए। ये एक बड़ा सुधार होना चाहिए। शिक्षा को बच्चे के लिए अगर मिड डे मील देना है तो उसका एक अच्छा इंतजाम हो सकता है, अलग एजेंसी बना दो। जैसे शिक्षक कहते हैं प्राइवेट, हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिड डे मील बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रसोईया भी है वहाँ, सब कुछ है। टीचर ऐसे दिखाते हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। रसोईया दी गई है, गांव में सब कुछ दिया गया है। टीचर उल्टा जो मिड डे मील होता है उसमें भी गड़बड़ किया जाता है आर्थिक रूप से। क्या गड़बड़ किया जाता है सर? बहुत सारे पैसे जो आते हैं उतने खर्च नहीं किए जाते,
बच्चों को अंडा देना होता है, देते नहीं है, प्याज नहीं डालते, बहुत सारे पैसे बचा लिए जाते हैं, तो वो प्रधान के पास होता है, कई जगह शिक्षक के पास होता है और काफ़ी उसमें गड़बड़ होता है। कोई ईमानदारी से काम करना नहीं चाहता, पूरी व्यवस्था में किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, किसी को ईमानदार रहने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो ये सब सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सुधार क्या है, सुधार की ज़रूरत ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स को ख़त्म कर दो, इंटर तक सारी एजुकेशन सरकारी कर दो। जितने प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं इस समय, उन सबको टेक ओवर कर लो, ठीक है, मैनेजमेंट उनका रह सकता है, उन सबको एडिट कर दो और सारे को फ्री कर दो, बच्चे वहाँ पढ़ें, आराम से अपना पढ़ें, हर साल उनके रिजल्ट्स को रिव्यू करो, टीचर्स को भी रिव्यू करो और एक इस तरह की व्यवस्था बना दो तो सबको शिक्षा मिलेगी। प्राथमिक शिक्षा को महत्व दो और नागरिकों को इसमें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। नागरिकों को, सिविल सोसाइटीज़ को देखना चाहिए कि देश के बच्चे, किन के बच्चे पढ़ रहे हैं, किन के नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर ये सब हो जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, हम लोग और भी इस पर बात कर सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे कि आपने देखा और सुना भी सर की इन सारी बातों को कि जैसे जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का होना चाहिए और जिस प्रकार से सरकारी जो अध्यापक हैं उनको, उनका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल उनके हिसाब से नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। तो साथियों, सर की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर, आज के विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए मैं अनुभव सक्सेना, नमस्कार, धन्यवाद।